हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की जो यूनिट 3 अपन स्टार्ट कर रखी थी, उसका 26 नंबर जो चैप्टर है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना। वैसे तो देखो, जो टॉपिक चल रहा था वो अपन ने पहले भी स्टार्ट ही कर रखा है। हालांकि जो अपना टॉपिक है वो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, जो सक्सेशन है वो वाला टॉपिक जो है वो अपना चल रहा था, सक्सेशन। सक्सेशन में से जो मेन जो फैक्टर थे वो अपन पूरे डिस्कस कर चुके हैं। अब तो इसका जो क्लाइमैक्स चैप्टर है, क्लाइमैक्स वाला पोर्शन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्लाइमैक्स की थ्योरी, और थ्योरी के साथ में किसने ये थ्योरी दी है वो साइंटिस्ट का नाम। यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ एक कम्युनिटी की सक्सेशन की अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये एक बड़ा एरिया है। इस एरिया के अंदर सबसे पहले कोई भी स्पीसीज जो है, यहाँ पे ए स्पीसीज आके रही है, और ए स्पीसीज जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई है, बी स्पीसीज के द्वारा, इस प्रकार से। और बी स्पीसीज जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई है, सी स्पीसीज के द्वारा, इस प्रकार से। और लास्ट में फाइनली सी जो स्पीसीज है वो किसी एक डोमिनेंट स्पीसीज के द्वारा क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है, इस प्रकार से, जहाँ पर कोई भी एक स्पीसीज आकर वहाँ पर सर्वाइव करेगी। ये जो पोर्शन है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लाइमैक्स के रिगार्डिंग अलग अलग जितनी भी थ्योरियाँ हैं वो अलग अलग दी गई है, उनमें से वन बाय वन अपन देख लेते हैं। उनमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो कौन सा है, क्लाइमैक्स की थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट के साथ में साइंटिस्ट के नाम। क्लाइमैक्स को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरी है वो दी गई है। मोनो क्लाइमैक्स, इसमें देखो नाम से है मोनो क्लाइमैक्स, है कि जैसे ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर एक प्रकार की स्पीसीज कोई आके वहाँ पर क्या होगी, सेटल होगी। ये कैसी है, सिंगल स्पीसीज है। सिंगल स्पीसीज का मतलब अपन कह सकते हैं ये कैसा है, ट्री है। तो ट्री कैसी है, सिंगल प्रकार की स्पीसीज है। तो इसका मतलब क्लाइमैक्स पे जाकर कोई भी एक स्पीसीज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, वहाँ पर जाके सर्वाइव करती है और ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है उस एरिया के अंदर। तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोनो क्लाइमैक्स, कोई भी एक स्पीसीज। सिंगल क्लाइमैक्स थ्योरी भी कहते हैं। यह थ्योरी 1916 में क्लीमेंट्स ने दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी है वो किसने दी थी, तो क्लीमेंट्स ने दी थी। तथा इन्होंने केवल सिंगल क्लाइमैक्स का पहचान किया था कि कोई भी एक स्पीसीज है जो डोमिनेंट रहेगी, वही लास्ट में क्लाइमैक्स उस सक्सेशन का बन जाता है। इनके अनुसार एक एरिया में सक्सेशन के अंत में एक ही प्रकार की स्पीसीज या कम्युनिटी क्या बनती है, क्लाइमैक्स प्राप्त करती है। कोई भी एक कम्युनिटी है वो क्लाइमैक्स प्राप्त करती है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे सिंगल स्पीसीज क्लाइमैक्स, या तो इस प्रकार की जो स्पीसीज है, कोई ए है, यहाँ पे इसमें कौन सी स्पीसीज है, कुछ इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। तो या तो इस प्रकार की होगी, या फिर यहाँ पे अपन देखेंगे दूसरी कोई इस प्रकार की होगी, यहाँ पे अपन देखें इस प्रकार की होगी, या फिर तीसरी अगर अपन देखेंगे तो कोई इस प्रकार की स्पीसीज होगी, यहाँ पे हो सकती है और इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन होगी कैसी, सिमिलर प्रकार की जो स्पीसीज है वो होगी, या तो इस प्रकार की होगी, या इस प्रकार की, या इस प्रकार की। सभी एक साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगली जो थ्योरी है अगली जो थ्योरी है वो कौन सी है, पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी के जस्ट ऑपोजिट कहा कि अगर इन्होंने ये कहा एक थ्योरी, एक स्पीसीज, एक कम्युनिटी एक साथ रह सकती है, केवल इन्होंने कहा कि सभी कम्युनिटी एक साथ में रह सकती है अगर वो सभी अपना अपना रोल अलग अलग प्ले करती है, तो को एग्जिस्ट करके भी एक साथ में क्लाइमैक्स में एक से अधिक कम्युनिटी सर्वाइव कर सकती है। यह थ्योरी, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। यह थ्योरी टेंसले ने 1935 में दी थी। सक्सेशन के अंत में या क्लाइमैक्स में एक से अधिक कम्युनिटी
स्टेबल होती है तथा प्ले रोल करती है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे थे जो विभिन्न, यहाँ पे देखें क्लाइमैक्स में विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन देखी जा सकती है, एक से अधिक प्रकार की वेजिटेशन देखी जा सकती है जो विभिन्न सॉइल मॉइस्चर, सॉइल न्यूट्रिएंट, टोपोग्राफिक, स्लोप, टेम्परेचर आदि के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। मतलब अगर यहाँ पे अपन कहेंगे कि वेरिएबल कंडीशंस होती है, वेरिएबल क्लाइमेट हो सकता है, वेरिएबल थोड़ा थोड़ा भी अगर चेंज होता है तो वहाँ पर डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज मिल सकती है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये कोई एक बड़ा एरिया है जिसमें अगर यहाँ पे अपन देखेंगे तो कुछ एरिया अपन ने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये किस आधार पे है कि यहाँ का क्लाइमेट हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, यहाँ अलग क्लाइमेट हो, यहाँ पे अलग क्लाइमेट हो और यहाँ पे अलग क्लाइमेट हो। तो क्लाइमेट अगर चेंज है, टेम्परेचर अलग चेंज है, सॉइल का नेचर अलग अलग है, यहाँ पे मॉइस्चर अलग है, न्यूट्रिएंट का कंटेंट अलग अलग है सब जगह, तो एक से अधिक प्रकार की स्पीसीज है वो भी सर्वाइव कर सकती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा गया है, पॉलीक्लाइमैक्स। पॉलीक्लाइमैक्स का मतलब एक से अधिक कम्युनिटी किसी एक स्थान पर लास्ट के अंदर क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीक्लाइमैक्स। किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, टेंसले ने 1935 के अंदर दी थी ये थ्योरी। आगे अपन देखेंगे क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी, इसमें तो नाम से भी है, अलग अलग पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है ग्रेडियंट, इन्वायरमेंट ग्रेडियंट जो टर्म है वहाँ पर यूज में आएगा, क्या आएगा, एनवायरमेंट ग्रेडियंट। एनवायरमेंट ग्रेडियंट अगर अलग अलग होगा तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है वो सर्वाइव कर सकती है। यह थ्योरी 1953 के अंदर किसने दी थी, विटेकर ने दी थी, ठीक है ना। विटेकर ने, जिन्होंने 5 किंगडम दिया था, उन्होंने यह थ्योरी दी थी। ये भी याद रखना भाई, क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी विटेकर के द्वारा दी गई थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट पाया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने टर्म कौन सा है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट टर्म किसके द्वारा दिया गया है, विटेकर के द्वारा दिया गया है, जो अलग अलग क्लाइमैक्स स्पीसीज के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। सीधी सी बात है, जहाँ अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट होगा, किसी में रेनफॉल ज़्यादा होती है, किसी में रेनफॉल कम होती है, किसी में डेजर्ट है, किसी में कैसा है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट ग्रेडियंट अगर अलग अलग है तो वहाँ पर कम्युनिटी भी अलग अलग वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। तो क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इनके अनुसार क्लाइमैक्स में विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी स्टेबल होती है जो डिफरेंट प्रकार की इन्वायरमेंट ग्रेडियंट के कारण होता है, इसे क्लाइमैक्स पैटर्न कहा है। हालांकि यही थ्योरी जो है पीछे जो टेंसले ने दी थी वही भी थ्योरी सेम ही है, लेकिन इन्होंने जो टर्म यूज में लिया है इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। ये टर्म थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट यूज में लिया है, वो इन्वायरमेंट ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा है, डिफरेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंट क्लाइमेट है, यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंट है, और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मान लो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ है, यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी हिल वाला एरिया है, यहाँ पर इन्वायरमेंट ग्रेडियंट ज़्यादा कैसे होगा, देखो इस प्रकार से है। यहाँ पे स्लोप, एक साइड में स्लोप ज़्यादा है, एक साइड में कम है, या फिर ये मान सकते हैं कि एक साइड में सन की लाइट है, हाँ, या फिर एक साइड में अपन मान सकते हैं सन की लाइट भी है और यहाँ पर क्या है, रेनफॉल भी ज़्यादा है, क्लाउडिंग भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बारिश भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस साइड में जब आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लांट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और प्लांट का भी देखो यहाँ पे सबसे पानी कम रुकेगा,
तो यहाँ पर प्लांट का नेचर चेंज हो जाएगा। इससे नीचे की तरफ आओगे तो इन्वायरमेंट ग्रेडियंट चेंज होगा, तो यहाँ पर अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिलेगा। इससे नीचे आओगे तो अलग प्रकार के प्लांट, ये इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अलग कुछ और भी अलग प्लांट देखने को मिलेगा इस प्रकार से अलग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर यहाँ देखेंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, कोई रेयर प्लांट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ और भी इन्वायरमेंट ग्रेडियंट है, लेकिन नीचे आते आते अगर यहाँ आएगा तो वापस से नए प्लांट है वो ग्रोथ करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ अलग इन्वायरमेंट ग्रेडियंट है। तो ये टर्म किसने यूज़ में लिया था, विटेकर ने यूज़ में लिया है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि ए है और बी है, सी है, डी है और ई है। ये क्या है, इन्वायरमेंट ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट ग्रेडियंट है, तो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, अलग अलग प्रकार के नेचर वाले प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये अलग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अलग प्रकार के है, क्योंकि इन्वायरमेंट ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। ये एक आइडियल डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे इस प्रकार से। तो ये किसने दी थी, इन्वायरमेंट ग्रेडियंट टर्म जो है वो विटेकर ने दिया था। आगे अपन देखेंगे लास्ट जो क्लाइमैक्स की थ्योरी है वो कौन सी है, जो क्लाइमैक्स की थ्योरी है वो कौन सी है, नॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी, नॉन इक्विलिब्रियम या शिफ्टिंग मोजेक। यहाँ पे इसने एक अलग ही थ्योरी अपने आप में दी है। इन्होंने कहा कि कोई भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती, हमेशा चेंजेस लाइफ में चलते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस चलते रहते हैं, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस करी जा सकती है या करते रहते हैं। तो इस प्रकार से साइक्लिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। नॉट इक्विलिब्रियम, हमेशा स्टेबल प्रकार का सिस्टम नहीं रह सकता। इस थ्योरी के अनुसार सक्सेशन की क्लाइमैक्स स्टेज में कोई एक कम्युनिटी स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कांस्टेंट नहीं रहता। इन्वायरमेंट का जो नेचर है या क्लाइमेट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस चलता रहता है, कभी बरसात ज़्यादा हो गई, कभी सूखा ज़्यादा पड़ गया, अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे स्टेबल हो सकती है कम्युनिटी, इनका कहने का मतलब क्लाइमैक्स स्टेज प्राप्त नहीं होती है। क्लाइमैक्स स्टेज है एक लंबे टाइम तक कोई भी स्पीसीज आके वहाँ सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जब वो कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस स्पीसीज को भी किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये फैक्टर चलते रहते हैं। एक स्पीसीज के द्वारा दूसरी स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया जाता है और ये टाइम जो है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। यहाँ पे अपन देखेंगे S1 रिप्लेस बाई S2, S1 रिप्लेस बाई S3 और S2 रिप्लेस बाई S3। यहाँ पे कोई किसी को भी रिप्लेस कर सकता है जिसका एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, और जो स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट फेवरेबल होगा वो ही आकर क्या करेगा, वहाँ पर सर्वाइव करेगा, ठीक है। आगे अपन देखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमैक्स की थ्योरी जो है वो कौन सी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये अगर अपन देखेंगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्होंने कहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम तो रहता है, मतलब स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ती कैसे है, कोई स्पीसीज किसी के द्वारा भी रिप्लेस की जा सकती है, वही साइक्लिक वाली कंडीशन इन्होंने बताई है, ठीक है ना। ये सेम वैसे की है। ये याद रखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। साइंटिस्ट का नाम तो आपको G.K. गिलबर्ट के नाम से इन्होंने ये कंसेप्ट है वो दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना। यह है प्रचलित सिद्धांत है। इनके अनुसार सक्सेशन के क्लाइमैक्स में कम्युनिटी रोटेट या सर्कुलर होती रहती है, ठीक है ना। एक कम्युनिटी दूसरे के द्वारा रिप्लेस की गई, फिर वापस आ जाती है, फिर अगली चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, इस प्रकार से। अर्थात कोई भी स्पीसीज या कम्युनिटी स्टेबल क्लाइमैक्स नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वायरमेंट या क्लाइमेट ग्रेडियंट हमेशा इक्वल नहीं रहता तथा डिस्टर्बेंस हमेशा होता रहता है। ये सेम बताया, जैसे मान लो कुछ कंडीशन के अंदर यहाँ पे
ट्री प्रकार का जो इन्वायरमेंट है वो देखने को मिला। धीरे धीरे इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुआ और यहाँ से एक नई स्पीसीज जो है वो आ गई। कुछ इस प्रकार से झाड़ियाँ सर्प्स बन गई, यहाँ क्या आ गई, सर्प्स आ गई। तो इस प्रकार से कंटीली जो सर्प्स है, झाड़ियाँ है, उस प्रकार का नेचर आ गया। और जैसे ही बरसात हुई, ऐसी कोई कंडीशन हुई तो वहाँ पर क्या बनने लगे, ग्रासेस बनने लगे, घास उगने लगा। इस प्रकार से क्लाइमेक्स चेंज होता रहता है और लास्ट में क्या आने लगा, हार्प्स आने लगते हैं। इस प्रकार से कंडीशन चलती रहती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो जी.के. गिलबर्ट के द्वारा दी गई थी। आगे अगर अपन देखें सक्सेशन के प्रकार, यहाँ पे सक्सेशन के प्रकार। यहाँ पे अगर अगला अपन देखेंगे सक्सेशन के प्रकार कि सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सक्सेशन के प्रकार। सक्सेशन के प्रकार जो है वो मेन प्रकार के यही है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो इसके सक्सेशन के टाइप कहलाते हैं। सक्सेशन ओरिजिन के स्थान पर या ओरिजिन के जो स्थान है उनके बेसिस पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर पानी से सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसे हाइड्रोशियर कहते हैं, हेलोशियर कह सकते हैं। अगर लवणीय पानी से स्टार्ट होता है तो हेलोशियर कह सकते हैं। और यदि पहाड़ियों से स्टार्ट होता है सक्सेशन तो उसे लिथोशियर कहते हैं। यदि टीलों से स्टार्ट होता है, जो रेत के टीले हैं, बालू के टीले हैं, अगर वहाँ से स्टार्ट होता है तो उसे सेमोशियर के नाम से भी जानते हैं। पहला आ जाएगा हाइड्रोशियर सक्सेशन। सीधी सी बात है, हाइड्रोशियर का मतलब है पानी से स्टार्ट होने वाला है। कोई भी पॉन्ड, कोई भी लेक जो है वो इस प्रकार से पड़ी है कई लंबे समय तक और उसमें किसी प्रकार के कोई जीव नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले कोई भी जो स्पोर है या सीड है या कोई इस प्रकार के पानी के बहाव के साथ आएंगी और धीरे धीरे वहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी। तो वो स्पीसीज़ कौन सी होगी, आर सेलेक्टेड होगी और पियोनियर स्पीसीज़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सक्सेशन का इनिशिएशन फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड, रिवर आदि से होता है। ये सक्सेशन पानी में निम्न स्टेज से होकर गुजरता है। कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं, ये कई बार इसमें से एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज होती है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर ठीक है, कौन सी स्टेज से होता है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, मतलब प्लैंक्टन का मतलब कोई भी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, एक कोशी के जीव हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, वो सबसे पहले आएंगे। और उसके बाद में सबमर्ज्ड रूटेड स्टेज, मतलब ऐसे प्लांट्स बनेंगे जो पानी के अंदर रहेंगे और रूटेड स्टेज में रहेंगे, जड़ें निकली रहेगी। दूसरी थर्ड स्टेज में फ्लोटिंग आएगी और उनके भी रूट्स है वो कैसे, ये रूटेड फ्लोटिंग स्टेज रहेगी। और चौथी स्टेज देखेंगे रीड स्वाम्प स्टेज है, और मार्स मेडो स्टेज है, और वुडलैंड स्टेज है, और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज है। ये इसकी स्टेज होती है। लास्ट के अंदर जो पानी वाली जो कंडीशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पे पहली जो स्टेज है वो कौन सी है भाई, पहली स्टेज है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब है सूक्ष्म जो जीव हैं वो आके यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठे धीरे धीरे पानी के अंदर आके स्टेबिलिटी करते हैं या स्टेबल होते हैं। और ये जो जीव होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, कभी पूछा जाए तो कैसे होते हैं, पियोनियर स्पीसीज़ होते हैं या फिर कैसे होते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के नाम इससे इसे जाना जा सकता है। कैसे होते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे पॉन्ड या जलाशयों में मिनिमम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना, लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ फर्स्ट टाइम सॉइल पार्टिकल
वाइन या फिर हवा के साथ में सम एल्गी, बैक्टीरिया आदि पहुंचते हैं तथा फेवरेबल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, जिससे यह अन्य बैक्टीरिया, एल्गी और डायटम्स भी इनके पीछे पीछे आके रहने लगते हैं वहाँ पर, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंट फेवरेबल होंगे, कुछ उनकी डेथ हो जाएगी तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनका इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर, और कुछ एल्गी अगर होंगे तो वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, अपना भोजन बनाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पर उस पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल की कंटेंट बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगती है तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ कुछ फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगायरा, ठीक है, उडोगोनियम तथा एनिमल में अगर अपन देखेंगे तो अमीबा है, पैरामेसियम है, युगलिना है, ये सभी आकर क्या होंगे, धीरे धीरे इस्टेब्लिश होंगे, आदि स्टेबल होने लगते हैं। इन ऑर्गेनिज्म की डेथ होने से व डिकम्पोज होने के कारण से यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल की कंटेंट भी बढ़ने लगती है। यहाँ पे इसमें अगर अपन देखेंगे जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण से नई कम्युनिटी को क्या करते हैं, वो इनवाइट करते हैं। सेकंड स्टेप आएगी, पहली स्टेप की जो पहली स्टेज है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होने लगती है और अपने आप के अकॉर्डिंग इनका एनवायरनमेंट अनफेवरेबल होने लगता है ताकि वो नई कम्युनिटी को इन्वाइट कर सके। अब नई कम्युनिटी को इन्वाइट करेंगे तो खुद के लिए तो कैसा हो गया, वो नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया, लेकिन आने वाले के लिए कैसा हो गया, वो प्लस इन्वायरमेंट हो गया। इस प्रकार का जो इफेक्ट है इसे क्या कहते हैं, फैसिलिटेशन इफेक्ट कहते हैं, जो मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं अपन लास्ट वीडियो के अंदर, फैसिलिटेशन इफेक्ट। अब सेकंड कौन किस प्रकार के प्लांट आएंगे, सबमर्ज्ड, जो पानी के अंदर रहेंगे, सबमर्ज्ड प्रकार के प्लांट आएंगे और इन प्लांट की जड़ें क्या रहेगी, अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, जमीन के नीचे जो ऑर्गेनिक कंटेंट इकट्ठा हुआ है उसके अंदर धसी हुई रहती है। लाइट नीचे तक पहुंचने लगती है जिससे सबमर्ज्ड प्लांट हाइड्रोफाइट्स या रूटेड स्टेबल प्लांट लगने लगते हैं, जिसके जैसे हाइड्रिला, इसके अलावा वेलिस्नेरिया और कारा, ये प्लांट जो है यहाँ पर आने लगते हैं। यूट्रिकुलेरिया, तो ये स्टेज में पूछा जा सकता है आपकी कौन सी स्टेज में किस प्रकार के प्लांट का एग्जाम्पल आते हैं। तो सबमर्ज रूटेड स्टेज हुआ उसमें हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है और कारा है और यूट्रिकुलेरिया है। इस प्रकार के एग्जाम्पल है जो यहाँ पर सेकेंड स्टेज की सक्सेशन में देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे इन प्लांट की डेथ व डिकम्पोजिशन होने लगते हैं, जिसके कारण से पौंड की सतह का लेवल जो है वो भी ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट था, पानी का लेवल यहाँ था और धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होता गया, तो इसका ऑर्गेनिक मटेरियल का लेवल जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ तक आ गए और प्लांट जो है कुछ इस प्रकार से आने लगते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ इसका क्या है, वाटर का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे आगे, ये तो यही है और यही नई यहाँ नई कम्युनिटी के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। सीधी सी बात है, हर कम्युनिटी क्या करती है, नई कम्युनिटी के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल छोड़ के जाती है, उसे फैसिलिटेशन कहते हैं। खुद के लिए नुकसान होता है लेकिन आने वाले को बेनिफिट मिलता है, पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अवेलेबल रहता है। आगे अपन देखेंगे फ्लोटिंग स्टेज। यहाँ पर देखेंगे कि अब जो स्टेज है उसमें किस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी कि कुछ इस प्रकार का जो लेक है या पूंड है उसके अंदर धीरे धीरे वाटर का लेवल जो है वो कम होता जाएगा, इस प्रकार का होगा। और यहाँ पर फ्लोटिंग वाली लीफ जो है इस प्रकार के प्लांट होंगे, चौड़ी पत्तियों वाली जो प्लांट है जिनकी पत्तियाँ जो ऊपर की तरफ तैरती हुई रहेगी, ये वाली कंडीशन आएगी। इसे अपन क्या कहते हैं, फ्लोटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग यहाँ से अपन देखेंगे फ्लोटिंग रूटेड स्टेज।
इनकी फ्लोटिंग मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो फ्लोटिंग करता रहेगा, नीचे वाला रूट है वो नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है। यहाँ पर देखेंगे जल स्तर कम होने के कारण से फ्लोटिंग स्पीसीज आने लगती है तथा फ्लोटिंग लीफ और रूटेड प्लांट होते हैं जिनकी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो फ्लोट करता है पानी के ऊपर और नीचे की तरफ जो है ये किस में धंसा हुआ रहता है, यहाँ पर जो मिट्टी और जो सोइल ऑर्गेनिक मटेरियल जो इकट्ठा हुआ है उसके अंदर धसी हुई जड़ें पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक तो निम्फिया या नीलेम्बो कह सकते हैं, एक तो नीलेम्बो, एक है निम्फिया, नीलम्बो है, निम्फिया है जिसे अपन क्या कहते हैं वाटर लिली, या ट्रेपा है, मार्सिलिया है और मोनोकोरिया है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो इस स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ पूर्ण रूप से तैरने वाली स्पीसीज भी देखते हैं, पूर्ण रूप से तैरने वाली स्पीसीज जिनकी जड़ें अंदर धसी हुई नहीं रहती है, जैसे लेमना, एजोला, वॉल्फिया, पिस्टिया, साल्विनिया, आइकोर्निया भी ग्रोथ करने वाली स्पीसीज यहाँ पर पाई जा सकती है। इनके डेथ व डिकम्पोजिशन होने के कारण से ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की डेथ होती जाएगी उतना ही क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे अब अपन देखेंगे देखो रीड स्वाम्प स्टेज, इस स्टेज को क्या कहते हैं, रीड स्वाम्प स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह दलदल भूमि बनने लगती है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन मानेंगे तो धीरे धीरे इसका जो स्तर है वो क्या होने लगता है और ऊपर बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लगता है और अब ये कैसे बन जाएगी, दलदली भूमि बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, रीड स्वाम्प स्टेज के नाम से जानते हैं। तो कम पानी में रहने वाली स्पीसीज भी यहाँ पर उग सकती है। इस स्टेज में प्लांट की रूट पानी में डूबी रहती है तथा ऊपरी हिस्सा पानी की सतह पर तैरता रहता है। एकदम पूरा पोर्शन जो है, लगभग आधा पोर्शन है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। पानी का स्तर और कम हो जाता है तथा ये कंडीशन सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट के लिए अनफेवरेबल होती है। जो पहले सबमर्ज्ड प्लांट थे वो अब यहाँ पे नहीं होंगे, केवल वही प्लांट होंगे जो बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार से वही प्लांट अब सर्वाइव करेंगे कि जिनकी जड़ें हैं वो अंदर की धंसी हुई रहती है लेकिन प्लांट जो है वो बाहर की तरफ ग्रोथ करता रहे, जैसे टाइफा, निम्फिया, रेननकुलस के जितने भी प्लांट्स हैं रेननकुलेसी के, और फ्रेगमाइट्स या रोमेक्स, इनके प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इनकी जड़ें विकसित होती है, ठीक है ना, जड़ें ज़्यादा विकसित होती है क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल कम होने लगा है। लास्ट स्टेज अगर अपन देखेंगे तो कौन सी आ जाएगी, मार्स मेडो स्टेज। ये कौन सी स्टेज आ जाएगी, मार्स मेडो स्टेज, मार्स मेडो स्टेज। अब पानी का स्तर केवल 1 से 2 इंच रह जाता है। अब ऐसी अगर कंडीशन है तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो दलदली भूमि वाली पानी बहुत कम है तो जैसे राइस है, गन्ना है, गेहूं है, मतलब खास तौर से जो पोएसी फैमिली है उनके भी प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। अब पानी का लेवल 1 से 2 इंच रह जाता है जो नए प्लांट के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, जैसे साइप्रेसी, ग्रेमिनेसी, मतलब ग्रासेस प्रकार की फैमिली जितने भी है उन सब के लिए ये क्या है अब फेवरेबल है। और यहाँ पर मार्स मेडो स्टेज में ये धीरे धीरे प्लांट्स है, घास है और राइस वगैरह है, ये इस प्रकार की फैमिली के जो करेक्टर हैं उनके प्लांट्स वहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। यहाँ पर अगर अगली स्टेज अगर अपन देखेंगे अगली स्टेज, तो अगली स्टेज कौन सी आ जाएगी, वुडलैंड स्टेज। इसका मतलब सीधी सी बात है, पानी लगभग सूख चुका है, पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है, वुडलैंड स्टेज आ गई है, मतलब लकड़ियों वाली जो भी ट्रीज है वो वहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। इस प्रकार की स्टेज तक पॉन्ड और लैंड में बदल जाता है तथा अब पानी की कमी में टॉलरेंट करने वाले, पानी की कमी में रहने वाले प्लांट है वो इस प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ट्री ग्रोथ करने लगते हैं, जैसे सेलिक्स, कॉर्नस, डोगवुड या सेफेलेंथस, एलनस और पोपुलस।
इस प्रकार के प्लांट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लास्ट स्टेज जो आएगी उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज देखने को मिलेगी। लास्ट स्टेज में तो जो भी जंगल है वो बन जाएगा वहाँ पर, और सभी जो लॉन्ग रूट वाले जो प्लांट्स है, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स है वो वहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। माइक्रोब्स तथा ह्यूमस के द्वारा सोइल व लैंड अधिक उपजाऊ बना दिया जाता है। उनकी पत्तियां है वो झड़ती रहती है, वहाँ पर गलती सड़ती रहती है, जिनके कारण से इनकी सोइल है वो लगातार ह्यूमस और माइक्रोब्स के द्वारा सड़ा गलाकर क्या बना दी जाती है, फर्टाइल या उपजाऊ बना दी जाती है। क्लाइमैक्स स्टेज में स्टेबल कम्युनिटी डोमिनेंट हो जाती है तथा फॉरेस्ट बन जाता है। यहाँ पर ट्री, हर्ब्स, सर्ब्स आदि विकसित होने लगते हैं। ये आगे इनका डायग्राम है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, प्लांक्टन स्टेज। इसमें सबसे पहले कोई भी एक रिवर है, कोई भी एक पॉन्ड है जिसमें पानी का लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, ये वाली स्टेज है। इसमें सबसे पहले, ठीक है ना, कोई भी प्लांक्टन जो स्पीसीज है यहाँ पे धीरे धीरे जो स्पीसीज है वो आती है इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं, फाइटोप्लांक्टन या जू प्लांक्टन की जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे आती है और ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता है। फिर उसके बाद में सबमर्ज स्टेज आएगी जिसमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण से यहाँ का जो लेवल है वो इस प्रकार से धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है ये वाली, और इसका पानी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर कहते हैं नीचे वाला ज़मीन का लेवल है वो बढ़ जाता है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें जो प्लांट है वो कुछ इस प्रकार से सबमर्ज्ड रहेंगे, इस प्रकार से पानी के अंदर ही रहेंगे, पूरे इस प्रकार के रहेंगे। फ्लोटिंग स्टेज में देखेंगे अपन तो प्लांट ऐसे रहेंगे, जड़ें नीचे की तरफ रहेगी और वाटर का लेवल और भी कम हो गया है। यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, और यहाँ क्या हो गया, पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भर चुका है यहाँ पे। और ये जो लेवल था ये वाला, इनके ऊपर जो लीव्स है वो वाली कंडीशन आ गई है, ऊपर पत्तियाँ तैरती रहती है और ये प्लांट जो है ये अंदर की तरफ स्टेबल रहते हैं, ये कंडीशन आ जाएगी फ्लोटिंग। अगली आ जाएगी रीड स्वाम्प स्टेज। इसके अंदर अपन देखेंगे तो पानी का लेवल और भी ज़्यादा कम होने लगता है और प्लांट्स है नॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं, अच्छी जड़ें होने लगती है और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ आने लगता है। मार्स मीडो जो दलदल वाला क्षेत्र जो आता है वो वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन। और बड़े प्लांट्स हैं वो आने लगते हैं या घास वगैरह उगने लगते हैं। वुड लैंड स्टेज अगर अपन देखेंगे, जितना डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का वैसे वैसे जो डेजर्ट वाले प्लांट है धीरे धीरे वो इकट्ठे होने लगते हैं या फिर वहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। अब क्लाइमैक्स है, जैसे ही पानी का लेवल एकदम कम हो जाएगा, लास्ट में क्लाइमैक्स जो स्टेज आएगी, फॉरेस्ट आएगी, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्लांट है वो ग्रोथ देखने को मिलेगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा, लास्ट में एक जंगल देखने को मिलता है। तो ये जो स्टेज थी वो कौन सी थी, हाइड्रोशियर कह सकते हैं अपन। सक्सेशन की एक टाइप था जो पानी से स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोशियर कहते हैं। तो हाइड्रोशियर के ये सभी एग्जाम्पल्स आपको थोड़े से याद रख लेना। हालांकि स्टेज भी आपको, स्टेज की जो क्रम है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते, कई बार मैच करने होते हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसलिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।